नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए फ्रेश कमाल एपिसोड में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का थर्ड चैप्टर योग एंड लाइफ स्टाइल को। खैर दोस्तों, बहुत ही कमाल का चैप्टर यहाँ पर होने वाला है और इस चैप्टर के अंदर हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो दोस्तों, हम लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और इस कंप्लीट लेक्चर के अंदर मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल सिलेबस के एक एक पॉइंट कवर करवाऊंगा अच्छे से, और साथ ही कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। हम सैम्पल पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं आपको ढेर सारे MCQs करवाऊंगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा। तो मतलब कंप्लीट आपकी तैयारी यहाँ से होने वाली है। और साथ ही यार आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप उनको भी डाउनलोड कर लेना और फिर बाद में आप उससे एग्जाम के टाइम पर आराम से रिवाइज कर पाएंगे। सो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 योग एंड लाइफस्टाइल को पढ़ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे आसन और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स, हम पढ़ेंगे ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, इनसे रिलेटेड सारे आसन्स, उन आसन्स की क्या क्या प्रोसीजर होती है, क्या क्या बेनिफिट होता है और क्या क्या सावधानियाँ मतलब कॉन्ट्राडिक्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ योग के बारे में कि आखिर योग होता क्या है। तो यार हमारे भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सितंबर 2014 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव रखा कि पूरे विश्व में हमें विश्व योग दिवस मनाना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी इस प्रस्ताव को माना और 2015 से हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योग डे मनाया जाता है। और 21 जून इसलिए लिया गया क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है और डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इस दिन बहुत सारे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब आपको बता देते हैं कि आखिर ये योग होता क्या है। तो यार योग हमारी भारतीय परंपरा का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा रहा है और इसको संस्कृत शब्द युज से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है टू जॉइन या यूनियन। तो दो चीज़ों का मिलन। अब भाई साहब कौन कौन सी दो चीज़ों का मिलन यहाँ पर होता है? तो हमारे जो इंडिविजुअल सेल्फ रहता है उसका मिलन हम करवा देते हैं डिवाइन बीइंग से, है ना। डिवाइन बीइंग मतलब परमात्मा, ईस्ट, प्रभु, जिसको भी आप मानते हैं उससे आपका मिलन। सो बेसिकली योग में होता क्या है? बेसिकली योग में आपके माइंड की जो स्टेबिलिटी है वो आप यहाँ पर प्राप्त कर पाते हैं। बढ़ते हम आगे। और ये जो योग है यार, इसके अंदर बेसिकली हमें क्या करना है? हमारे माइंड को स्टेबल करना है। तो माइंड को स्टेबल करने के लिए टोटल 8 स्टेप्स यहाँ पर योग में आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो जो 8 स्टेप हैं उसको हम 8 फोल्ड पाथ या फिर अष्टांग योग के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान और समाधि। तो अगर आप इन 8 स्टेप्स को 1 बाय 1 फॉलो करते हो तो आप अपने माइंड को एकदम रिलैक्स कर पाओगे और इंडिविजुअल सेल्फ को डिवाइन बीइंग से कनेक्ट कर पाओगे। तो एक एक करके मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जनरली पूछ लिया जाता है कि आसन और प्राणायाम में क्या अंतर है, आसन और मेडिटेशन में क्या अंतर है ना, मेडिटेशन और प्राणायाम में क्या अंतर है, योग और आसन में क्या अंतर है। तो अब आप आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। तो कभी भी आपसे योग के बारे में पूछे तो सीधा बोल देना भाई साहब, इसका मतलब होता है यूनियन, दो चीज़ों का यूनियन हमें करवाना है। वहीं पर ये जो 8 स्टेप्स है एक एक करके मैं आपको बताता हूँ और अगर आप इनको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका माइंड जो होगा एकदम कूल काम रिलैक्स हो जाएगा। सो पहला है हमारे पास यम। यम क्या होता है कि जब हम आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो हमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब होता है चोरी चकारी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य मतलब जो भी हमारे शक्तियां हैं, है ना, जो भी हमारा पोटेंशियल है उसको प्रॉपरली चैनलाइज करना है, और अपरिग्रह मतलब होता है नॉन पॉजेसिवनेस, किसी भी चीज़ को पॉजेस नहीं करना है। ठीक है, पॉजेस मतलब बहुत सारी संपत्ति को इकट्ठा कर लेना, बहुत सारे पैसे को इकट्ठा कर लेना, तो ये काम नहीं करना है। तो ये होता है हमारा सोशल एथिक्स। सेकंड जो स्टेप आती है वो आती है हमारी नियम। तो ये है हमारी पर्सनल एथिक्स कि जब हम अपने आप को आईने में देखेंगे तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो पहला है प्योरिटी, है ना, तो रोज़ नहाओ भाई साहब। देन कंटेनमेंट, संतोष का भाव रखना है, ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है। ऑस्टेरिटी मतलब होता है तप करना है। सेल्फ एजुकेशन, हमेशा आप अपने आप को एजुकेट करते रहें ना, जीवन में कभी ऐसा नहीं मानना है अपनिच भगवान, है ना, सब कुछ पढ़ लिया भाई अब क्या करूँ, नहीं, हमेशा अपने आप को एजुकेट करते रहें, जिससे आपका डेवलपमेंट हमेशा निरंतर होता रहेगा। और लास्ट है मेडिटेशन, ईश्वर को यहाँ पर याद करें, जिसको भी आप मानते हैं, गॉड, अल्लाह और भगवान, है ना, ने बनाया एक इंसान। तो बिल्कुल आप जिसको भी मानते हैं उसको ज़रूर से याद करें, जिससे आप एकदम काम कंपोज रहेंगे।
अब आता है हमारे पास आसन, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है। और आसन बेसिकली क्या होता है, एक प्रॉपर पॉस्चर होता है। सो जब हम कंफर्टेबल पोजीशन में एवर लास्टिंग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैठते हैं तो उसी को हम आसन बोलते हैं। आसन जब आप परफॉर्म करते हो तो इससे बहुत सारे आपको फ़ायदे होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, हर एक प्रकार के फ़ायदे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो आसन मतलब क्या होता है, एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना। अब बहुत सारे आसन हम आगे पढ़ेंगे, ताड़ासन है ना, पद्मासन, पवन मुक्तासन, तो ये सारे आसन से हैं। देन इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, अगला आ जाता है प्राणायाम, है ना। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। मतलब क्या होता है, प्राण मतलब होता है आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है, और आयाम मतलब होता है कंट्रोल। तो जब हम ब्रीदिंग पैटर्न पर कंट्रोल पा लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राणायाम बोलते हैं। सो जैसे यहाँ पर मोहतरमा कर रही हैं, है ना, ये वाला कौन सा प्राणायाम है, मुझे कब आप उसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। इसके अलावा और भी सारे प्राणायाम होते हैं, जैसे कपालभाति हो गया, बाह्य प्राणायाम हो गया, उद्गीत हो गया, तो ये सारे प्राणायाम होते हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे, और 5th स्टेप रहती है हमारी प्रत्याहार। तो प्रत्याहार के अंदर हम क्या करते हैं, विड्रॉल ऑफ सेंसेस कर लेते हैं। मतलब अब हम ध्यान की मुद्रा में जाना स्टार्ट करते हैं और अपने जो भी एक्सटर्नल सेंसेस हैं उनसे अपना ध्यान हटा लेते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे साधु बाबा है ना, बिल्कुल पहाड़ों पर तपस्या करते हैं, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने इस प्रत्याहार को प्रैक्टिस कर लिया है। उन्होंने अपने सभी सेंसेस पे कंट्रोल हासिल कर लिया है। तो नेक्स्ट होता है हमारे पास धरना। धरना का मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, बस वो ध्यान लगाने वाली मुद्रा में बैठ जाते हैं और अपने दोनों आईब्रोज़ के बीच में या फिर फोरहेड के बिल्कुल बीच में कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा ध्यान। तो ध्यान एक स्टेट ऑफ मेडिटेशन है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बिल्कुल अपना जो कनेक्शन है उसको डिवाइन बीइंग से इस्टेब्लिश करने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देते हैं, और बिल्कुल एकदम शांत माहौल में हम यहाँ पर ध्यान को प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी समाधि, जो कि फाइनल स्टेज ऑफ योग है। और समाधि का मतलब ही क्या होता है कि आपने अपने आप को कनेक्ट कर लिया है उस डिवाइन बीइंग से, और ये सबसे बेस्ट स्टेज रहती है। और इसके बाद बोला जाता है कि हाँ, आपका योग करना सफल हुआ और आप अब अपने माइंड पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, है ना। तो बहुत सारे आपको साधु बाबा देखने को मिलेंगे जो कि ऑलमोस्ट समाधि की स्टेज में पहुंच गए हैं, और वहाँ पर उन्होंने अपने माइंड पर एकदम कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर लिया है। सो ये था बेसिक एक जानकारी योग के बारे में। कभी आपसे कोई पूछ ले तो आप इसको याद रखिएगा। अब आपको बताते हैं आसन क्या होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया है आगे कि कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना, एवर लास्टिंग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसी को आसन बोलते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। पहली बार जो योग शब्द है उसका जिक्र कहाँ पर किया गया था, पतंजलि के योग सूत्र में किया गया था ना। पतंजलि एक बहुत ही पुराने हमारे योग शास्त्री हैं, और 200 BC के आसपास, ठीक है, ये एग्जिस्ट करते थे। 200 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, और आज से करीब है ना 2200 तो अभी हो गए, मतलब 2022 + 200, तो मतलब 2200 साल के आसपास, इतना पहले यहाँ पर पतंजलि ने अपनी किताब लिखी थी योग सूत्र। उसके अंदर सबसे पहले योग का जिक्र किया गया था। अब ये जो आसन है कैसे आपकी मदद करते हैं ये हम देख लेते हैं। तो इससे आपके जो बोन्स एंड जॉइंट्स एकदम से स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। देन जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है वो नॉर्मल होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट, ये सभी क्या हो जाते हैं, एकदम बैलेंस हो जाते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब जब आपका हार्ट एक बार लुप डुप करता है तो कितना ब्लड पंप हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और आपका कार्डिक आउटपुट क्या होता है कि 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, उसको कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जनरली 70 से 80 ml के बीच में होता है, जबकि कार्डिक आउटपुट जनरली 5 से 6 लीटर के बीच में होता है। मतलब इतना खून 1 मिनट में आपका जो हार्ट है वो पंप कर देता है। देन आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन हो जाता है। बिल्कुल आप है ना वायरस को एकदम लात की मारते हो जैसे भी कोविड के टाइम्स में बहुत इंपॉर्टेंट था कि इम्यून सिस्टम एकदम स्ट्रेंथन रहे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए आपके, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गए, मस्क्यूलर सिस्टम हो गया, है ना, जितने भी आपके सिस्टम्स है बॉडी के अंदर वो सारे एकदम बैलेंस रहते हैं और इफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं। तो आइए अब मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। अनअकैडमी का यार अभी बिगेस्ट फेस्टिवल लाइव है, और ये है अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल, जिसके अंदर आपको 45 डेज़ का प्लस का सब्सक्रिप्शन 299 रुपीज़ में मिलने वाला है। और ये प्राइसेस और ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी 10% तक अगर आप यूज़ करते हैं कोड APPedia। देखो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको इसको अवेल करना है। तो जैसे ही आप सबसे पहले unacademy.com खोलेंगे, वेबसाइट खोलेंगे, या फिर आप अगर एप्लीकेशन पे हैं तो उस पर भी आप इसको अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन के आपके पास ऑप्शन आएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो खुलेगी। बहुत से बच्चों को समस्या थी सर 1 मंथ वाला तो ऑफर दिख ही नहीं रहा है, तो व्यू ऑल प्लान्स पर आपको क्लिक करना है।
जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको वो जो 1 मंथ वाला प्लान है वो दिख जाएगा, उस पर टिक कीजिएगा। प्लस 15 डेज का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से 45 डेज हो जाएंगे। यहाँ पर नीचे कोड लगाने का ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर आप एपीपीडिया जो हमारा कोड है उसको लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो प्राइस 299 से 269 हो जाएगी, तो मतलब नींबू की प्राइस से भी कम प्राइस पर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। देन यहाँ पर आप प्रोसीड टू पे कर देना, तो आपका जो 45 डेज का सब्सक्रिप्शन है अनलॉक हो जाएगा। और यार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जरूर से इसको ग्रैब कीजिएगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कोड यूज़ करना है एपीपीडिया। अब आपको बता देते हैं कुछ ऐसी, मतलब मैंने बच्चा पार्टी एक वीडियो ऑलरेडी डेडिकेटेड बना रखा है, जिसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आपको आसन्स को याद रखना है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जरूर से उसको देख लेना, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से डिजीज़ के लिए कौन कौन से आसन है। हालांकि इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा दे दूंगा, लेकिन हाँ एकदम डिटेल में आप वहाँ पर जरूर से देखिएगा। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं ओबेसिटी। ये हमारा 3.2 टॉपिक है। ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन होती है बॉडी की, जिसके अंदर जो अमाउंट ऑफ फैट होता है हमारी बॉडी में वो एकदम एक्सट्रीम लेवल तक इंक्रीज़ हो जाता है। और यार आजकल जो ओबेसिटी की समस्या है वो विश्व लेवल पर एक डिजीज़ की तरह ट्रीट की जाती है ना। आप अमेरिका जैसे डेवलप नेशंस देखेंगे तो वहाँ पर तो ओबेसिटी की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि क्या ही बताएं। अब आपने क्लास 11th के अंदर BMI के बारे में पढ़ा होगा, बॉडी मास इंडेक्स। तो आप मुझे बताइएगा कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर जब BMI की वैल्यू 30 से ऊपर हो जाती है ना, इसमें वेरियस रेंज रहती है, जैसे 18.6 से लगा के 24.9 आपकी नॉर्मल रेंज होती है। तो जब ये BMI 30 के ऊपर पहुँच जाता है तो आप ओबेसिटी के शिकार हो जाते हो, ठीक है। सो ये एक इसका मैथमेटिकल क्राइटेरिया है कि आप किसी को कैसे पहचानोगे कि वो ओबेस है। देन इसके बाद बहुत सारे इसके कॉजेज़ हो सकते हैं यार, जैसे ओवर ईटिंग है ना। जैसे यहाँ पर बाबूजी भाई साहब साइड में 2-5 केन पड़ी है, आगे पिज़्ज़ा पड़ा है, फ्राइज़ पड़े हैं, बर्गर पड़ा है ना, पॉपकॉर्न पड़े हैं यहाँ पर। सो सभी को दबा रहा है हमारा भाई साहब, है ना। आगे टीवी देख रहा होगा मस्त सोफे पे बैठ के। तो ओवर ईटिंग एक बहुत ही बड़ी समस्या है, जिससे आपको ओबेसिटी का सामना करना पड़ सकता है। फिजिकल एक्सरसाइज न करना, है ना, हो सकता है वंशानुगतीय बीमारी हो। कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइट है ना, डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा उसको बढ़ा देना। बहुत ज़्यादा बार खाना मेडिकेशंस के कारण भी हो जाता है ना, बहुत सी बार दवाइयाँ रिएक्शन कर जाती है और इसके कारण एक व्यक्ति मोटा हो जाता है। और भी बहुत सारे इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी रह सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों के कारण एक व्यक्ति मोटा हो सकता है। अब क्या यहाँ पर रिस्क है अगर किसी को ओबेसिटी हो जाती है तो यार अगर किसी को ओबेसिटी हो जाती है तो यहाँ पर डायबिटीज़ का रिस्क है, हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क है, कैंसर जैसी बीमारी तक हो सकती है, और अर्थराइटिस मतलब जोड़ों का दर्द, है ना। तो ये भी यहाँ पर हो सकता है अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मोटू है तो। नाउ अब ओबेसिटी के अंदर टोटल 4 आसन होते हैं, वज्रासन, हस्तासन, अर्धमत्स्येंद्रासन एंड त्रिकोणासन, ठीक है। ये आसन आपके सिलेबस में ही दे रखे हैं और 4 ही दे रखे हैं, तो इसलिए हम इन चारों को याद रख रहे हैं। सो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है कि एक मोटा सा लड़का है और इसने V नाम की हैट पहन रखी है, ठीक है। तो आप कैसे याद रखेंगे, मोटा मतलब ओबेसिटी और मोटे से लड़के ने एक V नाम की हैट पहन रखी है ना, हैट पे V लिखा हुआ है, तो VHAT V हैट, ऐसे याद रखिएगा इसको। V से वज्रासन, H से हस्तासन, A से अर्धमत्स्येंद्र आसन और T से त्रिकोणासन। अब मैं आपको इनकी इमेजेस भी दिखा देता हूँ। तो देखो वज्रासन कुछ इस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है, यहाँ पर मोहतरमा यूँ बैठी है। हस्तासन के अंदर आपको दोनों हाथों को ऊपर करना होता है। त्रिकोण आसन के अंदर आपके 3 ट्राइंगल्स यहाँ पर बनते हैं। एंड अर्धमत्स्येंद्र आसन थोड़ा सा टिपिकल आसन होता है और इसको हम हाफ स्पाइनल ट्विस्ट भी बोलते हैं। अब एक एक करके आसन को देख लेते हैं, है ना। उसके पहले कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को पोस्ट करके आंसर कीजिएगा कि इनमें से कौन सा आसन यूज़ नहीं होता है ओबेसिटी के लिए। तो V हैट वाली ट्रिक लगाओ, तो V यहाँ पर अपना है, A भी है, T भी है, तो पर्वत आसन यहाँ पर यूज़ नहीं होता है, हेंस ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा आसन यूज़ होता है, तो V हैट ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत ही आसानी से मतलब देखते ही आंसर लग रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए एक एक करके हम आसन देख लेते हैं। वज्रासन, इसकी मैं आपको स्टेप्स, बेनिफिट्स, प्रोसीजर बताऊंगा। जनरली यार बच्चा पार्टी आप देखेंगे कि बेनिफिट्स, कॉन्ट्राडिक्शन ये ऑलमोस्ट सेम ही है ना। सो मैं 2-5 के आपको बताऊंगा और बाकी फिर ऑलमोस्ट सब सेम ही है, तो ठीक है, इसको हम जल्दी जल्दी देख लेंगे। हालांकि लिख सब कुछ मैंने रखा है PPT में, तो जब आप नोट्स डाउनलोड करोगे सब कुछ आपको परफेक्टली मिलेगा। अब स्टेप्स भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हर एक आसन की जो स्टेप्स है उसको भी आप अपने मन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस एक बार आप थोड़ा सा उसका रफ आइडिया ले लेना और उसकी इमेज अपने दिमाग में रखना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक और लिंक दूंगा जहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, स्टिक डायग्राम्स भी मिल जाएंगे इन सारे आसन्स के, ठीक है। तो और आसानी होगी आपको एग्जाम में। चलिए बढ़ते हम आगे, और सबसे पहला आ जाता है हमारे पास वज्रासन। तो देखो ये मोहतरमा यहाँ पर परफॉर्म कर रही है, इस तरह से ही करना है। नील डाउन पहले आपको करना है ऑन द ग्राउंड, नीज, एंकल, टोज ये सब ग्राउंड को टच करेंगे। टोज आपके बैकवर्ड स्ट्रेच करेंगे,
देन इसके बाद आपको दोनों पाम्स को, आपके जो हाथ हैं है ना, उनको कहाँ पर प्लेस कर देना है, नीज पर प्लेस कर देना है। और यहाँ पर से फिर आपको एकदम जो इस टाइम पे ब्रीदिंग आपको एकदम डीप, इवन और स्लो करनी है। तो ये हो जाता है आपका वज्रासन। अब इसके कुछ हम देख लेते हैं बेनिफिट्स। तो कंसंट्रेशन में मदद करता है। देन अगर बैक पेन है, चेस्ट की डिजीज़ है तो इसमें भी मदद करता है। मेमोरी एनहांस होती है। देन मेंस्ट्रुएशन मतलब महिलाओं के अंदर जो मासिक साइकिल होता है उसके अंदर अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी यहाँ से क्योर हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। देन मेंटल स्ट्रेस दूर होता है और पोस्चरल जो डिफॉर्मिटीज़ एंड डिफेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर दूर हो जाते हैं। कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है। तो अगर किसी को जॉइंट पेन है, अर्थराइटिस की समस्या है तो भाई वो सावधानी रखें। देन अगर किसी को स्पाइनल कॉलम की समस्या है ना, पीछे जो आपका स्पाइनल रीढ़ की हड्डी है तो वहाँ पर समस्या है तो भी इसको बहुत सावधानी से परफॉर्म किया जाए, एक्सपर्ट की गाइडेंस में किया जाए। एंड जिसको थोड़ी सी मूवमेंट में डिफ़िकल्टी है वो भी यहाँ पर क्या करे, बहुत ही सावधानी से वज्रासन को करे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हस्तासन। तो मोहतरमा हस्तासन यहाँ पर कर रही हैं और इसमें क्या है, स्टैंड विथ योर फीट टुगेदर, दोनों पैरों को आपको पास में रखना है। एंड प्रेस द सोल्स ऑफ योर फीट डाउन टू द फ्लोर। देन हैंड्स को आप नमस्ते पोजीशन में कर सकते हैं। देन उसके बाद दोनों हाथों को आपको रेस करना है ऊपर की साइड अंटिल योर आर्म्स आर स्ट्रेट। अल्टरनेटिवली आप यहाँ पर स्ट्रेच कर सकते हैं इसको, कीपिंग इट पैरेलल विथ योर पाम्स फेसिंग ईच टुगेदर। ठीक है, तो बस आपको बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, एज इट इज सारी स्टेप्स याद नहीं करनी है, मन से आप एग्जाम में लिख सकते हो, एक बेसिक सा जिस्ट आप इसको ले लीजिएगा। देन बेनिफिट्स क्या है इसके, बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, लेग बैक ये सब स्ट्रेच हो जाएगी बहुत ही आसानी से। अगर एक्सेस बेली फैट है ना, पेट में आपके ज़्यादा फैट हो रखा है तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी, आपकी नर्व्स यहाँ से टोन हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, डाइजेशन भी इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है इसके, तो जिसको बैक पेन है वो यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, देन अगर बैक पेन बहुत ज़्यादा ही है तो बहुत ज़्यादा बेंड फॉरवर्ड ना करें। एंड जितना हो सके बस उतना ही करो भाई, जितने में आप कंफर्टेबल हो उतना आपको परफॉर्म करना है। देन आ जाता है सबसे टिपिकल अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जो कि यहाँ पर मोहतरमा परफॉर्म कर रही हैं। सो अर्ध मत्स्येंद्र आसन में क्या है, सीट एंड कीप द बोथ लेग स्ट्रेट, देन बेंडिंग द नी ऑफ द राइट फीट, पुट द राइट हिल बिलो। देखो मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप, ये इमेजेस है यहाँ से देख लो। सबसे पहले इस तरह से आपको स्ट्रेट बैठना है, एक पैर को फोल्ड करके आपको दूसरे पैर के साइड में लाना है। देन ये वाला जो पैर है इसको आपको पीछे के साइड फोल्ड करना है, जैसे स्टेप 3 में कर रखा है। जो अपोजिट हाथ है उसको इस घुटने के यहाँ से निकाल के इस घुटने पर टच करना है, जैसे स्टेप 4 में कर रखा है। और स्टेप 5 में आपको अपनी गर्दन को ट्विस्ट करना है। तो ये इसकी बेसिक स्टेप्स है, इसको हम हाफ स्पाइनल ट्विस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं भाई साहब, तो आपका गाल ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड ये हेल्दी रहेंगे, है ना। ये आपके बॉडी के अंदर वेरियस ऑर्गन्स रहते हैं जो कि वेरियस हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। देन उसके बाद जैसे गाल ब्लैडर में बाइल जूसेस का आपने एक नाम सुना होगा, है ना, वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड ही रहता है। देन स्ट्रेच एबिलिटी ऑफ मसल्स आपकी इंप्रूव होती है। डाइजेस्टिव जो आपके जितने भी तंत्र रहते हैं, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफेगस, तो वो सब भी यहाँ पर क्या होते हैं, एकदम एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं। और जो एड्रीनलिन ग्लैंड रहता है वहाँ से एक एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है ना। जैसे कभी कुत्ता की आपने पूंछ पे पाँव रख दिया तो कुत्ता आपके पीछे भागेगा, आप उससे तेज भागेंगे, है ना। तो वहाँ पर वो जो एनर्जी मिलती है, आपको बूस्ट मिलता है, वो एड्रीनलिन हार्मोन के कारण मिलता है। तो ये एड्रीनलिन हार्मोन भी प्रॉपर सिक्रीट होगा अगर आप अर्ध मत्स्येंद्र आसन करेंगे तो। अब क्या क्या आपको ध्यान रखना है, तो महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट है वो अवॉइड करें यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है इसमें। देन किसी को हर्निया की समस्या है, हर्निया में क्या होती है, नसें थोड़ी नीचे उतर जाती है तो वहाँ पर फिर क्लॉटिंग भी हो सकती है। तो इसका हर्निया का ऑपरेशन भी होता है, जिससे क्या होता है, एक जाली लगाते हैं और उन नसों को वापस से ऊपर खींच लेते हैं। सो ये अगर किसी को समस्या है तो वो बहुत ध्यान से करें। देन किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, सियाटिका का प्रॉब्लम है, तो वो भी यहाँ पर ग्रेट केयर रखें ड्यूरिंग परफॉर्मिंग दिस आसन। त्रिकोण आसन में देखो 3 त्रिकोण यहाँ पर बनेंगे, पहला त्रिकोण ये, दूसरा त्रिकोण ये और तीसरा त्रिकोण ये। तो 3 ट्राइंगल्स यहाँ पर बनेंगे आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड विथ लेग्स अपार्ट, देन बेंड द ट्रंक साइडवेज। ठीक है, इस वाले पार्ट को ट्रंक बोलते हैं, तो इसको आप साइडवेज बेंड करें और इस प्रकार से ट्राइंगल बनाने की कोशिश करें। और अल्टरनेट करना है, एक बार इस पाँव में, एक बार इस पैर में। तो ये होती है हमारी बेसिक स्टेप्स। बेनिफिट क्या हो जाएंगे भाई, लेग, नीज, आर्म सब स्ट्रेंथन रहेंगे, डाइजेशन इंप्रूव होगा। देन मेंटल, फिजिकल ये सारा इक्विलिब्रियम बना रहेगा। स्ट्रेस, एंजाइटी, है ना, ये सब से आप दूर रहेंगे। हाइट भी यहाँ से इंक्रीज़ हो सकती है। 2 आसन है जो कि हाइट इंक्रीज़ करते हैं, एक तो त्रिकोण आसन और एक और ताड़ासन।
और ब्लड सर्कुलेशन आपका प्रॉपर बना रहेगा। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या है, तो जिसको बैक इंजरी है वो बिल्कुल ध्यान रखे, डायरिया है मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको टॉयलेट जाना पड़ता है तो त्रिकोणासन ध्यान से करें। देन किसी को सर्वाइकल मतलब नेक पेन की समस्या है तो भी उसको बहुत सावधानी से करें। देन नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास बीमारी, ठीक है, वी हेड। सारे आसन हमने देख लिए, वज्रासन, हस्तासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, त्रिकोणासन। अब हम चलते डायबिटीज़ की तरह। सो डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह के नाम से जानते हैं और एक लेमन टर्म्स में हम इसको शुगर की बीमारी के नाम से जानते हैं। सो इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर आपकी ब्लड स्ट्रीम में जो शुगर की मात्रा है वो बढ़ जाती है, तो इसी को हम डायबिटीज़ बोलते हैं। बेसिकली ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब आपके डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड है और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक पैनक्रियास नाम का आपका ऑर्गन रहता है, ठीक है। सो वो जो पैनक्रियास नाम का ऑर्गन या ग्लैंड रहता है वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है, इंसुलिन। और ये इंसुलिन हार्मोन का काम होता है कि जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर शुगर आती है उस शुगर को ब्रेक डाउन करे और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करे ताकि आपको बॉडी को एनर्जी मिल जाए। लेकिन अगर अब ये इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी और इससे फिर क्या क्या होगा, तो इससे भाई साहब बहुत ज़्यादा समस्या आ सकती है। जैसे आप बहुत जल्दी थक सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको प्यास लग सकती है, आपकी भूख बढ़ सकती है, आपको कम दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, किडनी फेलियर तक हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती है एंड आपका वेट बहुत जल्दी से ड्रॉप हो सकता है या फिर फ्रीक्वेंट आपको बाथरूम जाना पड़ सकता है। क्या क्या कॉजेज़ होते हैं डायबिटीज़ के, पहला है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ठीक है, बिल्कुल सिट बैक रिलैक्स करना, कोई कुछ काम नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होती है। देन डिजीज़ होना कोई सी, उसके कारण भी डायबिटीज़ हो सकती है। ओवरवेट होना, ओबेसिटी होना, इससे भी डायबिटीज़ हो सकती है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन लेना है ना, एक ही ज़िंदगी यार, कितना स्ट्रेस लोगे। सो स्ट्रेस और टेंशन लेते हैं तो भी डायबिटीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास दो तरीके की डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2। जो टाइप 1 रहती है वो खतरनाक रहती है, जिसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होना ही बंद हो जाता है तो आपको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ थोड़ी कंट्रोलेबल रहती है, जिसके अंदर मतलब अगर आप शुगर को कंट्रोल कर लेते हो तो फिर आपको यहाँ पर मतलब डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, है ना। जिसलिए मार्केट में आपने देखा होगा शुगर फ्री प्रोडक्ट्स आते हैं, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ वाले जो लोग रहते हैं शुगर फ्री प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं ताकि जो ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास डायबिटीज़ के जो आसन से वो हैं भाई साहब बहुत ही आसान। इसको ही ट्रिक मैंने बना रखी कि यार देखो अब सिंस डायबिटीज़ से इतना कुछ हो रहा है तो डायबिटीज़ क्या है, हर एक डिजीज़ का बाप है, ठीक है, BAPP। सो बी से आ जाएगा भुजंग आसन, ए से अर्धमत्स्येंद्र आसन, पी से पश्चिमोत्तानासन और एक और पी से पवन मुक्तासन। तो इस प्रकार से इन आसन्स को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक जगह मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको थोड़ा आसानी रहे। सो भुजंग आसन को हम कोबरा पोज बोलते हैं। पश्चिमोत्तानासन में इस तरह से हम बिल्कुल झुक के और पैरों को पकड़ते हैं। पवन मुक्तासन मेरा पर्सनल फेवरेट है ना, इसमें हम क्या करते हैं, पवन को मुक्त कर देते हैं, है ना, जैसा कि इसका नाम है। और अर्धमत्स्येंद्र आसन हम आगे पढ़ ही चुके हैं। सो यहाँ पर प्रश्न आया है, इसको आप आंसर कीजिएगा कि कौन सा आसन है जो कि डायबिटीज़ को क्योर करने में मदद करता है। तो BAPP, BA, ठीक है, अर्धमत्स्येंद्र आसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन में हमें क्या करना है, पवन को यहाँ से करना है मुक्त। तो इसकी क्या क्या प्रोसीजर रहती है, लाई डाउन ऑन बैक, तो बैक के बल आपको लेटना है प्लेन सरफेस पे, दोनों फीट्स को आपको पास रखना है और तीसरे में एक डीप ब्रेथ लेते हुए आपको क्या करना है, दोनों नीज़ को अपने चेस्ट के पास लाना है। और ये आप अल्टरनेट लेग से भी कर सकते हो, पहले एक पैर करा फिर दूसरा पैर करा फिर दोनों पैर करें और इस प्रकार से आपको उसको होल्ड करके रखना है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, अपना ये जो जैसे अगर सिर यहाँ पर टिका हुआ है तो इसको थोड़ा ऊपर उठाना है, लेग्स के मतलब साइड इसको ले जाना है। तो ये होता है हमारे पास पवन मुक्तासन। अब इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, तो लोअर बैक में अगर टेंशन है तो रिलीज़ होगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, आपका पेल्विक एरिया मतलब जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं, है ना, जहाँ से आप मतलब यूरिनेशन करते हैं तो वहाँ वाले एरिया को पेल्विक एरिया कहते हैं। तो वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा। देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके स्टिमुलेट होंगे, एफिशिएंटली परफॉर्म करेंगे। देन उसके बाद मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स अगर हैं तो वो भी यहाँ पर प्रिवेंट होंगे, क्योर होंगे। और यहाँ पर आपकी थाई, बटॉक, एब्डोमिनल एरिया सब एकदम यहाँ पर से फैट जो होगा एकदम गायब हो जाएगा, उड़न छू हो जाएगा। एंड आपकी एब्डोमिनल मसल्स है ना, एब्स जो होंगी वो भी एकदम टोन हो जाएंगी। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, जिसको जॉइंट पेन है भाई बहुत सावधानी से परफॉर्म करे, स्पाइनल कॉलन की समस्या वाला परफॉर्म सावधानी से करे, जो प्रेगनेंसी वाली लेडीज़ हैं वो भी बहुत सावधानी से इसको परफॉर्म करें। तो सारे इसके कॉन्ट्राडिक्शंस हैं ना, ऑलमोस्ट सेम ही है।
नेक्स्ट आ जाता है भुजंग आसन को हम कोबरा पोज भी बोलते हैं। और इस आसन में देखो क्या करते हैं, जैसे मोहतरमा यहाँ पर परफॉर्म कर रही है एक स्नेक की तरह, बस डसने ही वाली है। सो यहाँ पर क्या होता है कि पहले आप लाई डाउन ऑन द ग्राउंड, हाथों को बिल्कुल शोल्डर लेवल पर प्रेस करें एंड अपने आप को आगे से यूँ ऊँचा उठाएं, ठीक। तो यही आपको यहाँ पर करना है एंड रेज द चेस्ट। तो इससे आपका क्या होगा, चेस्ट भी स्ट्रेच होगा यहाँ की मसल्स और बैक की मसल्स भी स्ट्रेच होंगी। ओबेसिटी को भी ये दूर भगाएगा, स्ट्रेंथ एबिलिटी बढ़ेगी यहाँ से, है ना। यूरिनरी ब्लैडर के अगर कोई डिसऑर्डर्स हैं वो क्योर होंगे, लीवर की डिजीज़ क्योर हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा। देन उसके बाद आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन ये सारी समस्याएं नहीं होंगी और आपकी हाथ की मसल्स भी क्या हो जाएंगी, एकदम स्ट्रेंथन हो जाएंगी। देन किस किस को परफॉर्म नहीं करना है भाई, जिसको हर्निया की, बैक इंजरी की समस्या है, हेडेक है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो इसको परफॉर्म ना करें। नेक्स्ट आ जाता है पश्चिमोत्तान आसन। इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिट ऑन द ग्राउंड, टोज एकदम टुगेदर आपके रहेंगे, इनहेल करें, आर्म्स को रेस करें और उससे पैरों को पकड़ लें, खत्म भाई साहब, पश्चिमोत्तान आसन इसी को बोलते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या है, पोस्चर इंप्रूव होता है, बॉडी ऑर्गन्स आपके एकदम एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं, स्ट्रेस दूर होता है, लोअर बैक की अगर कोई समस्या होती है वो दूर होती है और कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो भी दूर होती है ना। आपने पीकू मूवी देखी होगी, उसके अंदर जो अमिताभ बच्चन रहते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है। अब क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, तो अगर डायरिया है ना, बार बार अगर आपको टॉयलेट आ रहा है, टॉयलेट मतलब पोटी बार बार आ रही है, तो फिर उसको डायरिया बोलते हैं हम, है ना। देन उसके बाद लो और हाई, दस्त लग जाना, डायरिया का शायद हिंदी है दस्त। बैक इंजरी, माइग्रेन, इन सभी की समस्या है तो उसको अवॉइड करें। एंड जिसको सर्वाइकल की समस्या है, क्योंकि देखो नेक पूरा झुकाना पड़ रहा है आपको, सो वो भी इसको सावधानी से करें। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास अस्थमा। तो अस्थमा क्या होती है यार, एक लंग्स की डिजीज़ रहती है जिसके अंदर जो आपके एयरवेज रहते हैं, जहाँ से आप सांस लेते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में। सो यहाँ पर इसके कारण क्या क्या हो सकता है, कफिंग, खांसी हो सकती है, स्नीजिंग हो सकती है, विस्लिंग, है ना। कोई व्यक्ति बात करेगा तो या सांस लेगा तो सीटी बजेगी नाक से, है ना। बहुत सी बार सर्दी में आपने देखना हो जाता है, जैसे अगर आपको कोल्ड हुआ है और उस टाइम पे आपके नाक में से सीटी बजना स्टार्ट हो जाती है अगर आप कुछ बोलते हो या फिर सांस लेते हो तो। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है ना, एकदम हाफने एक इंसान लग जाता है। देन क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, तो कफिंग, ब्रीदिंग, चेस्ट का टाइटनेस होना, है ना, जैसे इस व्यक्ति को हो रहा है, यहाँ पर बहुत पेन होना चेस्ट में, फटीग, बहुत जल्दी थकान होना, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। रीजंस क्या है अस्थमा के, तो रीजंस हैं यहाँ पर डस्ट, स्मोक, पॉल्यूशन, ये सबसे बड़ा रीज़न है और है ना, इसी के कारण आपको अस्थमा जनरली होता है। देन इसके बाद इसके क्या क्या आसन याद करने की ट्रिक है भाई साहब। हमारे एक पर्वत भाई हैं, उन्होंने एमएससी करा, फिर उसके बाद पीजी कर लिया, ठीक है। तो एमएससी पीजी 2 डिग्री इन्होंने ले ली। और कैसे याद रखोगे अस्थमा की ये ट्रिक है, क्योंकि पर्वत पे क्या होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा में भी सांस लेने में दिक्कत होती है। सो इस तरह से याद रखना कि पर्वत से आप याद रखोगे अस्थमा, और पर्वत भाई ने एमएससी पीजी किया तो पर्वत से पर्वत आसन, भाई से भुजंग आसन, एम से मत्स्य आसन, सुखासन, चक्रासन, पी से पश्चिमोत्तान आसन एंड जी से आ जाएगा गोमुख आसन। एक एक करके सारे आसन को देख लेते हैं। देखो ये सारे जो यहाँ पर व्यक्ति हैं अपने अपने आसन प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। कौन कौन सा आसन अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हम पश्चिमोत्तान आसन, भुजंग आसन को तो ऑलरेडी देख चुके हैं। सो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा आसन आप करेंगे तो अस्थमा कंट्रोल हो जाएगा। सो अस्थमा कंट्रोल करने के लिए आपको कौन सा आसन करना पड़ेगा, चक्रासन। पर्वत भाई ने MSc सी से चक्रासन यहाँ पर आ रहा है। देन ये आ गया भाई साहब आपकी स्क्रीन पर गोमुख आसन। सबसे पहले हम देखते हैं कैसे गोमुख आसन को परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एकदम सुखासन में बैठना है। सुखासन मतलब होता है आलकी पालकी लगा के बैठना, जैसे आप खाना खाने के बैठते हो तब। देन उसके बाद आपको सबसे पहले एक ये वाला पैर को फोल्ड करना है, दूसरे पैर को इसके ऊपर से निकालना है। देन इधर से आपको एक हाथ अपने मतलब सिर के पीछे से ले जाना है, एक हाथ को बैक के यहाँ से ले जाना है, दोनों को आपको क्लैस्प करना है और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं गोमुख आसन। ठीक है, अल्टरनेट करना है, एक बार इस हाथ से एक बार इस हाथ से। क्या क्या फ़ायदे हैं, अस्थमा तो क्योर हो गई सही भाई साहब, एकदम बॉडी अट्रैक्टिव रहेगी, है ना, मुंह एकदम मस्त अट्रैक्टिव रहेगा आपका। देन एब्डोमेन, पेट वेट अच्छे से फंक्शन करेगा, ओबेसिटी भाई साहब बिल्कुल रहेगी नहीं, स्लिम ट्रिम आपका फिगर रहेगा। देन उसके बाद अपर बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग हो जाएगी। कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है, तो जिसके शोल्डर्स स्टिफ हैं वो अवॉइड करें इसको करना, हिप प्रॉब्लम है, नी प्रॉब्लम है तो भी अवॉइड किया जाए। देन अगर आपको यहाँ पर नेक शोल्डर की इंजरी है तो अवॉइड करें एंड इसको परफॉर्म नहीं किया जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, है ना, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। देन नेक्स्ट आ जाता है पर्वत आसन। बहुत ही सिंपल है यार, इसको माउंटेन पोज के नाम से भी जाना जाता है और इसमें आप बिल्कुल एक पर्वत बनते हो। सो परफॉर्म करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करें,
इस एक बार खड़ा होना है, देन खड़े होने के बाद आपको ग्राउंड को टच करना है, बस खत्म मामला है ना। इस प्रकार का इसमें टोटल सीन होता है पर्वत आसन के अंदर। और बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपको स्पाइनल की अगर समस्या है तो वो दूर होएगी, मसल्स ऑफ द आर्म्स स्ट्रेंथन होएगी, और ब्लड जो होगा मतलब एकदम मस्त तरीके से ब्रेन में फ्लो होगा। देन कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है कि अगर किसी को हिप, वेस्ट, रिस्ट, एंकल इंजरी है तो वो बहुत सावधानी से इसको परफॉर्म करें। देन इट शुड नॉट बी प्रैक्टिस वाइल स्पाइनल इंजरी, अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है तो बिल्कुल इसको परफॉर्म ना करें। मत्स्य आसन मछली वाला पोज है, इसमें आपको एक मछली बनना है ना। और यहाँ पर इसमें क्या है, सबसे पहले आपको पद्मासन में बैठना है ना। पद्मासन मतलब वो लोटस वाला पोज ना, जो थोड़ा करना डिफिकल्ट रहता है, आलकी पालकी प्रो लेवल वाली है ना, तो उसको हम पद्मासन बोलते हैं। सो इसमें एक पैर हम इधर से निकालते हैं, एक पैर इधर से निकालते हैं। देन इसके बाद आपको क्या करना है, पीछे की साइड एल्बो का सपोर्ट लेते हुए झुक जाना है और अपने चेस्ट को अप करना है। तो इस प्रकार से ये वाला जो आसन है इसको परफॉर्म किया जाता है। ये बहुत ही यूज़फुल रहता है अस्थमा पेशेंट्स के लिए तो, और यहाँ पर से आपको डायबिटीज़ क्योर में और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में, इन सारी चीज़ों में भी राहत मिल सकती है। और इससे आपका जो बॉडी है, फेस है, वो भी एकदम अट्रैक्टिव हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर ब्लड फ्लो होगा। किसको नहीं करना चाहिए, जिसको नेक इंजरी है भाई वो सावधानी से इसको करे ना करे, ब्लड प्रेशर की समस्या है ना करे, माइग्रेन मतलब सिर दुखता है तो ना करे, और नेक या बैक पेन की समस्या है तो भी यहाँ पर मत्स्य आसन से उस व्यक्ति को बचना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है सुखासन। भाई साहब सबसे सिंपल, हल्की पालकी लगा के बैठ जाओ और आपका सुखासन परफॉर्म हो जाता है। सो कैसे करते हैं, सिंपली सिटिंग इन अ नॉर्मल फॉर्म एंड लेफ्ट इसको फोल्ड करो दोनों पैरों को, एंड अपने दोनों हाथों को है ना यहाँ पर नीज पर प्लेस कर दो, ख़त्म, ये वाला आसन हो गया। और इस आसन में मेडिटेशन किया जाता है, तो मेडिटेटिव आसन ही है। एंड बेनिफिट क्या होता है कि आप इसमें लंबे समय तक मेडिटेशन, स्टडी, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और जब आप इस आसन को परफॉर्म करते हो तो आपका जो वेस्ट है, लेग्स है, ये सब भी प्रॉपरली टोन्ड रहते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है तो इसको सावधानी से करें, बैक पेन है सावधानी से करें, स्पाइनल डिस्क की समस्या है सावधानी से करें, ठीक है। देन माइग्रेन, एंजाइटी, ये सब है सावधानी से करें। ऑलमोस्ट सारी देखो कॉन्ट्राडिक्शन बेनिफिट सेम ही है ऑलमोस्ट सभी आसन के, ठीक है। थोड़ा बहुत डायग्राम देख के भी समझ सकते हो कि किस मतलब जगह पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो वो आपकी स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है, वो आप मन से लिख लेना। चक्रासन भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले सीधे आपको लेटना है, एक हाथ को मतलब दोनों हाथों को यूँ रखना है और पैर बिल्कुल ज़मीन पर सीधे लगेंगे, फिर आपको अपने आप को बीच से ऊपर उठाना है। तो इस तरह से चक्रासन यहाँ पर किया जाता है। स्टेप्स यहाँ पर लिखी हुई है यार, है ना, तो आप आराम से इनको पढ़ सकते हो। और यहाँ पर इससे क्या होगा, आपकी बॉडी एकदम अट्रैक्टिव हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। अगर वेस्ट में पेन हो रहा है तो ये भी आपका क्योर हो जाएगा, लंग्स में प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रहेगी और ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इंक्रीज रहेगी। किसको परफॉर्म नहीं करना है, वही बैक पेन, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर वालों को, हार्ट की समस्या वालों को, है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन बेनिफिट्स एकदम शाश्वत नहीं है कि है ना आपको यही लिखना है, आप अपने मन से लिख सकते हो। देन इसके बाद हाइपर टेंशन, ठीक है, लास्ट है हमारा टॉपिक। हाइपर टेंशन एक अनादर नाम है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, और इट कैन लीड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशन, है ना। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, हाइपर टेंशन की समस्या है, तो इससे यहाँ पर उसको हार्ट अटैक तक भी आ सकता है। सो देखो जनरली क्या होता है, हाइपर टेंशन को ही हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। आप सभी ने क्लास 10th तक पढ़ा था ब्लड प्रेशर के बारे में, या फिर डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में, जिसके अंदर क्या करता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक। तो जब हार्ट देखो कैसे करेगा, लुब डुब, हार्ट एक बार कंप्रेस होगा फिर रिलैक्स होगा। तो जब हार्ट कंप्रेस होगा तो एकदम प्रेशर से क्या जाएगा, ब्लड बाहर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टरी में प्रेशर लगेगा, और ये आपकी आर्टरी आपको स्क्रीन पर दिख रही है ना, इस तरह की ब्लड की जो वेन्स रहती है, आर्टरीज रहती है, यहाँ से ब्लड फ्लो करता है। तो जो प्रेशर अप्लाई होता है इन ब्लड वेसल्स पे, ठीक है, ब्लड के द्वारा, उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। आपने जनरली एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ये रहा, ठीक है, स्पाइग्नोमैनोमीटर। तो इस स्पाइग्नोमैनोमीटर से यहाँ पर क्या किया जाता है, ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है ना। यहाँ पर एक पट्टा लगाते हैं, फिर एक ये भोपू रहता है, फुसफुसिया, है ना, इस फुसफुसिये को दबाते हैं। इस मीटर के अंदर मर्क्यूरी रहती है, तो इस मर्क्यूरी का लेवल ऊपर नीचे हाई लो होता रहता है, ठीक है। इसमें दो लाइंस बनी हुई है, एक बताती है आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक बताती है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, आपका हार्ट क्या करता है, कंप्रेस करता है फिर रिलैक्स करता है, इस तरह से ब्लड पंप होता है। तो जब आपका हार्ट कंप्रेस करता है तब जो आपकी आर्टरीज पर प्रेशर अप्लाई होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
फिर जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर एकदम स्लो हो जाता है, प्रेशर स्लो हो जाता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। इसलिए जो ब्लड प्रेशर रहता है ना 120/80 है ना, इसका मतलब क्या है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। जब हार्ट कंप्रेस कर रहा है तब का प्रेशर आगे, जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है तब का प्रेशर पीछे। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक नॉर्मल पर्सन का रहता है 120/80, अगर ये 140/90 है उससे अधिक हो जाता है तो फिर हम हाइपर टेंशन वाली कंडीशन में आ जाते हैं। देन हाइपर टेंशन के लिए आसान है एसी बस पे टीवी। इसको याद करने का तरीका बहुत ही आसान है यार। एक मोहतरमा ने मॉल से शॉपिंग करा, टीवी को एसी बस में ले जाना चाहती, कंडक्टर ने बोलते नहीं मैडम आप अंदर नहीं रख सकते, आपको छत के ऊपर रखना पड़ेगा। और जैसे उससे बोला छत के ऊपर रखना पड़ेगा, भाई मैडम को हो गई टेंशन, हाइपर टेंशन। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि एसी बस पे रख दिया है टीवी तो मैडम को हो गई है टेंशन। तो एसी मतलब अर्ध चक्रासन, बी से भुजंग आसन, एस से शवासन, पी से पवन मुक्तासन, टी से ताड़ासन और वी से आ जाता है वज्रासन। अब इसमें से अपनों ने भुजंग आसन देख लिया है, पवन मुक्तासन देख लिया है ना, वज्रासन, जो आसन देख लिए वो सब हम नहीं देखेंगे वापस से, ठीक है। सो पहला यहाँ पर प्रश्न आपके सामने कि कौन सा आसन रिड्यूस करता है हाइपरटेंशन को, तो शवासन करता है ना, ये कामिंग आसन है और बिल्कुल इससे आपकी जितनी भी टेंशन है वो रिलीज़ हो जाएंगी। ऐसे अगर आपको टेंशन मुक्त होना है तो आपको पवन को क्या करना पड़ेगा, मुक्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो पी से कैसे याद रखोगे कि यहाँ पर पवन मुक्तासन ही है और बाकी आसन नहीं है, क्योंकि आपको पवन को मुक्त करना है, टेंशन को मुक्त करना है, ठीक है। तो इस तरह से याद रख लेना। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा आसन प्रैक्टिस नहीं किया जाता है हाइपरटेंशन में। तो यहाँ पर देखो एसी बस पे टीवी, तो टी भी आ रहा है, वी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मत्स्य आसन इसके अंदर नहीं आता है, हेंस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पर पहला है अर्ध चक्रासन। देखो बहुत ही आसान है, खड़े हो, वेस्ट पे हाथ रखो और आधा चक्र बना लो, है ना, जितना आपसे हो सके उतना बेंड करना है, तो इसी को मर्द चक्रासन बोलते हैं। यहाँ पर इसकी स्टेप्स लिखी हुई है। क्या होगा, इससे आपकी वेस्ट फ्लेक्सिबल हो जाएगी, बैकबोन स्ट्रेंथन होगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा और आपकी आर्म्स और मसल्स हैं वो भी टोन हो जाएंगी। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि यहाँ पर प्रिकॉशन आपको एक रखनी है ना, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी हाँ वो तो लिख ही सकते हो कि जिनको प्रेगनेंसी है, बैक पेन है, वो इसको ना करें। और कीप नीज स्ट्रेट वाइल बेंडिंग बैकवर्ड, तो जब आप पीछे बैकवर्ड बेंड कर रहे हो तो इस नीज आपके स्ट्रेट रहने चाहिए। देन नेक्स्ट आ जाता है शवासन, सबसे आसान पोज, कॉप्स पोज, लेट जाओ भाई साहब, है ना। इसकी स्टेप यही है, लाई फ्लैट ऑन द बैक, पाम्स को साइड में रखो एंड लेग्स भी रिलैक्स करने चाहिए। कंसंट्रेट करना है आपको अपने हेड में और बिल्कुल हेड से फीट तक सारी ना ब्लड को फ्लो करते हुए, एनर्जी को फ्लो करते हुए आपको देखना है और बिल्कुल एकदम डेड बॉडी की तरह लेट जाना है। तो इसको हम कॉप्स पोज भी बोलते हैं, शव आसन भी बोलते हैं ना, शव मतलब डेड बॉडी। तो ये क्या करती है, आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देती है, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी से आपको मुक्त कर देती है, मेंटल हेल्थ आपको यहाँ पर इम्प्रूव करती है। प्रिकॉशन ही है भाई यहाँ पर, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन कुछ है नहीं। प्रिकॉशन ये है कि आप बिल्कुल ऐसी जगह पर शवासन करें जहाँ पर नॉइज़ कम हो, है ना। बहुत ज़्यादा नॉइज़ वाली जगह पर शवासन करोगे तो फिर प्रॉपरली आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे शवासन पे। अब कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए कौन सा आसन करना है, मतलब हाइपरटेंशन मेंटेन करने के लिए शवासन। गोमुख आसन, चक्रासन, ये कौन सी चीज़ में आपको हेल्प करते हैं। देखो गोमुख आसन तो मैंने आपको खुद इमेज के माध्यम से करके बताया था, तो अस्थमा, है ना। पर्वत भाई ने MSc PG किया तो PG और MSc, तो यहाँ पर चक्रासन भी आ गया, गोमुख भी आ गया। तो ट्रिक से सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। देन आपसे 3 मार्क में प्रश्न पूछा गया है कि आसन एक प्रिवेंटिव मेजर है, कैसे है। तो पहले आसन की परिभाषा देना, फिर उसके बाद जो मैंने आपको 5-6 वो पॉइंट्स बताए थे कि आपके बोन्स, मसल्स टोन होते हैं, इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देना। देन सैम्पल पेपर में आपसे अब की बार प्रश्न पूछा गया है कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन के बेनिफिट बताने, तो डिफिकल्ट वाला आसन, उसके 2 बेनिफिट्स है ना, सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बताए, 5-5, 6-6 बेनिफिट्स बताए। 3 आसन लिखने जिससे अस्थमा प्रिवेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर अस्थमा की जगह ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ कुछ भी आ सकता है, तो हर एक के कम से कम 3 आसन तो याद रखना। और ट्रिक याद रखोगे तो मिनिमम 4-4 आसन तो आपको याद रह ही जाएंगे ना, और उससे ज़्यादा भी लिख के आ जाओगे। देन पवन मुक्तासन को आपको बताना है यहाँ पर, तो हर एक आसन की थोड़ी प्रोसीजर को याद रखना, है ना। उसके स्टिक डायग्राम का PDF आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। देन यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रश्न कि वन ऑफ द पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है ओबेसिटी का, तो हेरिडिटी और एक्सेसिव ईटिंग, बिल्कुल ये दोनों कॉज हैं। फास्ट मेटाबॉलिज्म से तो और ओबेसिटी कम होती है ना, अगर आप खाना खाते हो पच जाता है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है, फैट एक्यूमुलेट ही नहीं होगा। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है इन आसन्स को, तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ, है ना। पहला है भुजंग आसन, सेकेंड है त्रिकोण आसन, तीसरा है पश्चिमोत्तान आसन और चौथा है आपका अर्धमत्स्येंद्र आसन, डिफिकल्ट वाला आसन। आसन कैसे प्रिवेंटिव है ना प्रैक्टिस किए जाएं फॉर हाइपरटेंशन प्रिवेंशन, एंड 2 आसन लिखने, बहुत ही आसानी से लिख दोगे आप। प्रैक्टिस क्वेश्चन एक आपके लिए, इसको जरूर से अटेम्प्ट करना कि आसन से आप क्या समझते हैं, उसका इंपॉर्टेंस आपको बताना है।
और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कुछ आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिफाइन अस्थमा, डिफाइन ओबेसिटी, डिफाइन हाइपरटेंशन, कुछ भी आ सकता है और एक्सप्लेन करना है फिर आपको प्रोसीजर, कॉन्ट्राडिक्शन, किसी भी 2 आसन्स के, ठीक है। हाइपरटेंशन के लिए भी प्रश्न आ गया। कुछ और एमसीक्यूज अगर हम देखें तो पेनक्रियाज अगर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है इंसुलिन तो उसको हम डायबिटीज़ बोलेंगे। डिजीज़ जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक से एसोसिएटेड है तो आपकी अस्थमा हो जाएगी। जिसमें आपको ब्रीदिंग चेस्ट टाइटनेस हो रहा है तो वो भी आपका अस्थमा हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। योग सूत्र में आसन का मतलब होता है स्थिर सुखम आसनम। योग डिराइव किया है संस्कृत शब्द से जिसका मतलब है युज। ओबेसिटी, अगर ओबेस पर्सन है तो उसका बीएमआई रहेगा 30 से ज़्यादा। ओबेसिटी का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। और इस प्रकार से हो जाता है हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव तो उसको जरूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पिन अप कर रखा है, तो आपको उसका आंसर #NS के साथ अगली लाइन से स्टार्ट करना है। मैं आपके सभी आंसर्स को चेक करूँगा और बिल्कुल वहाँ पर बता दूंगा अगर आप कोई गलती करोगे तो। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।